हेलो दोस्तों, मैं पवन कुमार चौधरी पीकेसी क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अवतल गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन का सूत्र। ये अध्याय जो है 3 का है, कक्षा 12 के अध्याय 3 के, जो कि चैप्टर का नाम है गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन या लेंस है। दोस्तों, इससे पहले हमने वीडियो जो अपलोड किया था वो यही चैप्टर था, यही आपका टॉपिक भी था, लेकिन उसमें यूट्यूब की तरफ से क्लेम आने के कारण हम उस वीडियो को हमको डिलीट करना पड़ा और फिर दोबारा हमने जो वीडियो अपलोड किया तो उसमें वॉइस जो था वो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। वॉइस प्रॉब्लम की वजह से बच्चों का कमेंट था कि सर आवाज़ जो है क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमने सोचा कि वीडियो को क्यों ना दोबारा बना दें और उसको अपलोड कर दें, जिससे आप लोग की कोई भी दिक्कत ना हो। तो इसलिए हमने पुनः वही कंसेप्ट, वही जो हम टॉपिक लेकर आया हूँ, जो कि अवतल पृष्ठ पर जो है प्रकाश का अपवर्तन का सूत्र है, उसको आज हम लोग अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होगा। पहले हम अवतल गोलीय पृष्ठ हेडिंग यहाँ पर डाले हुए हैं, हम चित्र को देखते हैं अवतल गोलीय पृष्ठ का क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, पहले एक अवतल गोलीय पृष्ठ बना लेते हैं। हम एक मान लेते हैं अवतल गोलीय पृष्ठ बना लेते हैं, जो कि हम एक सीधी अवतल गोलीय पृष्ठ की डेरिवेशन में आसानी आपको होगी। ठीक है, एक अवतल गोलीय पृष्ठ बना लिए और एक माध्यम इधर मान लेते हैं। ठीक है, इस माध्यम को हम मान लेते हैं सघन माध्यम, इस माध्यम को हम सघन माध्यम मान लेते हैं और इसका अपवर्तनांक n2 हो गया, माध्यम n2 हो गया। अब इसको हम मान लेते हैं ध्रुव है, तो ध्रुव से एक रेखाखंड खींचा गया जो कि मुख्य अक्ष कहलाता है, ध्रुव P से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर एक वस्तु हमने रखा, इस वस्तु से एक प्रकाश किरण लिया गया ये, और दूसरा प्रकाश किरण ये लिया गया। इस प्रकाश किरण यहाँ पे जाकर बिनता है, जिसको हम बिंदु डाल दिए ए। आपने पढ़ा है कि जब प्रकाश किरण इस माध्यम को सघन माना गया है, तो इस माध्यम को अगर हम विरल माध्यम लेते हैं, इस माध्यम को विरल माध्यम मान लेते हैं, अगर विरल माध्यम n1, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो उसके लिए हमें एक अभिलंब खींचना होगा, जो कि इस प्रकार से हम एक अभिलंब खींच लेते हैं, एक अभिलंब यहां से हम खींच लेते हैं, एक अभिलंब खींच लिया। ठीक है, और इस अभिलंब में इसको C नाम दे दिया गया और इसको नाम दे दिया गया n। अब ये प्रकाश किरण क्या होता है, अभिलंब की ओर ऐसे झुक जाता है, ये प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाता है। परंतु यह देखा गया कि जब इस प्रकाश किरण को पीछे की तरफ खींचा गया, पीछे की तरफ लाया गया, अर्थात इस प्रकाश किरण को इस तरह से पीछे की तरफ बढ़ाया गया जब, तो ये प्रकाश किरण एक बिंदु पर जाकर मिलती है, OP के एक बिंदु जो है प्रकाश किरण जो है आकर मिलती है, जो कि इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि अभी इस प्रकाश किरण जो है आकर एक बिंदु, एक मिनट, थोड़ा सा चित्र में प्रॉब्लम होने है लाइनिंग में। तो इस प्रकार से ये प्रकाश किरण क्या होता है, एक बिंदु आकर I मान लेते हैं इसको, क्योंकि इमेज बनता है तो इस पर आकर मिल जाता है। तो यही इसका क्या होगा, वस्तु O का प्रतिबिंब होगा। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि 3 कोण बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है। इस कोण को नाम आप अल्फा दे दीजिएगा, उस कोण का नाम आप बीटा देंगे, इस कोण का नाम आप गामा दे दीजिएगा। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा हो गया। थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या, इस तो बिंदु मान लिया गया, ये अभिलंब हो गया, ये आपतित किरण हो गया। इस किरण को क्या कहा जाता है, आपतित किरण। देखिए यहाँ पर इसको हम लिख देते हैं, इस किरण को कहा जाता है आपतित किरण। आपतित किरण। और ये जो है आपका, इसको बोला जाता है अभिलंब। इसको बोला जाता है अभिलंब, और ये इसको कहा जाता है अपवर्तित किरण, इसको कहा जाता है अपवर्तित किरण। ठीक है दोस्तों, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण कहलाता है I, जिसको हम आपतन कोण कहते हैं। इस कोण को क्या कहेंगे हम, I, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और आपका अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाता है, R, ये क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो चित्र होगा कंप्लीट हुआ। ये वाला पार्ट जो हुआ इसको हम बोलते हैं क्या, सघन माध्यम। इधर का जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं क्या, सघन माध्यम। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा चित्र कंप्लीट हुआ। अगर आपको चित्र में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि जहाँ पे आपको समझ में नहीं आया होगा। तो ये वाला इधर वाला पार्ट हो गया सघन माध्यम। देखो यहाँ पे हम कणों की संख्या को बढ़ा दिए हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये तो कंप्लीट हुआ हमारा चित्र। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा मिट गया, इसको नाम दे दिया गया C।
ये हो गया आई, ये हो गया ओ, कंप्लीट। अब देखिए हम लोग जो है किसके लिए, अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र का डेरिवेशन करना है। तो चलिए देख लेते हैं, चित्र में कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले हमको आई और आर का मान निकालना होगा। आई आर का मान निकालने के बाद फिर हमको अल्फा बीटा गामा का मान निकाल लेना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, आई का मान। तो थोड़ा सा आप चित्र में देखेंगे तो ये जो गामा है ये त्रिभुज ओ ए सी के लिए एक बहिष्कोण का काम कर रहा है, त्रिभुज ओ ए सी में। तो यहां पे हम लिखते हैं त्रिभुज ओ ए सी में। ओ ए सी में हम देख रहे हैं, ओ ए सी में गामा किरण, गामा कोण, गामा एक बहिष्कोण का काम कर रहा है, बहिष्कोण है, एक बहिष्कोण है। और बहिष्कोण की विशेषता होती है कि अपने अंतराभिमुख कोण के योग के बराबर होगा, अर्थात ये जो बहिष्कोण गामा होगा ये इस कोण और इस कोण को जोड़ दिया जाए तब उसके बराबर होता है, ठीक है। अर्थात तब जो गामा होगा वो बराबर होगा किसके, अल्फा प्लस आई के। तो यहाँ से हम आई का वैल्यू निकाल लेते हैं, तब आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा आपका, देखिए गामा इधर, अल्फा इधर आ जाएगा तो गामा माइनस अल्फा हो गया। ये देखिए यहाँ से हम लोग आई का मान निकाल लिए, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 1 मान के छोड़ देते हैं। और फिर आप इसी तरह देख रहे होंगे, इसी तरह किस त्रिभुज में, आई ए सी में, आई ए सी में भी गामा है एक बहिष्कोण का काम कर, ये इस कोण, ध्यान से देखिएगा, इस कोण और यहाँ पर ये छोटा सा जो कोण बना है, क्योंकि हमने यही त्रिभुज लिया ना, त्रिभुज आई ए सी क्या कर रहा है, बहिष्कोण का काम कर रहा है। तो हम तेरे अंतराभिमुख कोण के योग के बराबर होगा तो बीटा प्लस आर के बराबर हो जाएगा। अर्थात गामा जो किरण होगा, गामा बराबर होगा बीटा प्लस आर के। तो आप आर को यहीं रहने देते हैं, अर्थात आर यहीं पे रहेगा। अब क्या करेंगे, हम बीटा को इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा। इस तरह से आपको ये अल्फा, आई और आर का मान निकाल लिए। अब परंतु हम लोग पढ़े हैं, परंतु स्नेल के नियमानुसार, परंतु स्नेल के नियमानुसार परंतु स्नेल के नियमानुसार क्या पढ़े हम लोग, साइन आई बटा साइन आर बराबर होता है n2 बाई n1। आगे आप देखेंगे इसका तिर्यक गुणा कराएंगे तब क्या हो जाएगा, n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर, ठीक है। यहाँ तक हो गया। परंतु आगे थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे अगर, तो एक चीज़ देख रहे होंगे कि परंतु साइन आई बराबर है आई के और साइन आर बराबर है आर के, क्योंकि जो हमारा ये पृष्ठ है, नाम दे देते हैं यहाँ पे इसको, जैसे पी तो ऑलरेडी है ही है यहाँ पे, एल एम, जो हमारा एल एम है अवतल पृष्ठ, इसका अगर द्वारक छोटा है, यदि इसका द्वारक क्या है, द्वारक ये आप कह सकते हो जीवा या व्यास, व्यास क्या है, ये छोटा है, क्या है, व्यास छोटा है। अब व्यास छोटा जब रहेगा, अर्थात देखो ये पूरा व्यास हुआ, जैसे आप देखते हो ना गोले का, ये गोले का व्यास हो गया। अब सोचो अगर गोले का व्यास छोटा है, गोले का व्यास छोटा होने का मतलब क्या हो गया, ये बहुत छोटा है। अगर गोले का व्यास क्या है, बहुत छोटा है, बहुत छोटे का होने का मतलब जैसे ये तो हो गया मानते ध्रुव, व्यास बहुत छोटा हो गया। व्यास बहुत छोटा होने मतलब कहीं ये वाला ऊपर वाला पार्ट जो m देख रहे हो और ये जो n देख रहे हो, सॉरी यहाँ पे जैसे माना गया है यल और इसको माना गया है m, यल m क्या हो, बहुत समीप एक ही जगह हो, ऐसे ये यल हो जाए, ये m हो जाए, इस तरह से। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, जो कोण बनेगा बहुत छोटा बने, और बहुत छोटा कोण क्या होगा, वो रेडियन में मापा जाता है, और वो जो है रेडियन में मापा जाता है और 5 अंश से छोटा होता है। 5 अंश से छोटा अगर कोण है तो साइन आई क्या होगा, बराबर लग होगा आई के, और इसको मापा जाता है रेडियन में, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं तब अब देखो यहाँ पे n1 है,
अब यहाँ आई हो जाएगा, n2 है, यहाँ पे r हो जाएगा। ठीक है, समीकरण नंबर 3। ठीक है, क्योंकि इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब आप देखिए आई का मान निकाले हो, आई और आर का मान निकाले हुए हैं, तो समीकरण नंबर हम कहे में 3 में समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 का मान रख देते हैं। चलिए देख लेते हैं समीकरण नंबर 3 में समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण नंबर 3 में तब क्या हो जाएगा, n1 आई के स्थान पे आप देख रहे हैं क्या निकला हुआ है, गामा माइनस अल्फ़ा बराबर n2। आप देख रहे हैं आर का मान क्या निकला है, गामा माइनस बीटा। आप गुणा करा लीजिए इसको, अंदर गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, n1 गामा माइनस n1 अल्फ़ा, इधर हो जाएगा n2 गामा माइनस n2 बीटा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, गामा यहाँ भी है, गामा यहाँ भी है, तो गामा को साथ में कर लेते हैं। गामा को साथ में करेंगे तो n1 गामा, और इसको उधर कर देंगे, इधर आ जाएगा ये n2 गामा हो गया। अब देखिए ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, n1 है, उधर जाएगा तो n1 क्या हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे ऑलरेडी n2 बीटा है। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी है कि n2 बीटा है। अब क्या होगा कि यहाँ पर हम गामा कॉमन लेंगे तो बचा क्या, n1 माइनस n2 गामा बराबर n1 अल्फ़ा माइनस n2 बीटा। ये इक्वेशन हमारा निकल गया। इक्वेशन 4 इसको मान लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब थोड़ा देखिए, इधर का कोई काम नहीं है, इस वाले पार्ट को हम मिटा देते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वाले पार्ट को हम मिटा देते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या करना है। अब हम लोग को क्या करना है कि अल्फा बीटा गामा का मान निकाल लेना है, फिर वही मान पुट कर देना है इसमें ले आकर। ठीक है, अल्फा बीटा और गामा का मान निकाल लेते हैं। तो चलिए, तो पहले सबसे पहले हम लोग अल्फा का मान यहाँ निकाल लेते हैं, क्योंकि जगह फिर यहाँ पर क्योंकि कम है। तो चलिए अल्फा का मान कैसे निकालेंगे, हमने बताया कि इसको स्टेट मान के जो है लगाया जा रहा है। तो हम एक त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज बनेगा। जब स्टेट होगा तो यहाँ पे कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का। तो त्रिभुज ले लेते हैं ओ ए पी, त्रिभुज ओ ए पी में, त्रिभुज ओ ए पी में, ओ ए पी में देख रहे हैं, आपको पता है कि जो वस्तु ध्रुव से लेकर वस्तु की दूरी होती है उसको प्रदर्शित किया जाता है यू से। ये यू हो जाएगा, और ये दूरी जो होगा ये वी हो जाएगा, और ये दूरी जो होगा ये हो जाएगा आर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि केंद्र से ध्रुव की दूरी आर होता है, जहाँ पे प्रतिबिंब बना होता है उसका ध्रुव की दूरी वी होता है, जहाँ पे वस्तु रखा होता है वहाँ से ध्रुव की दूरी को यू से प्रदर्शित किया जाता है। तो हम लोग त्रिभुज अगर ले लेते हैं ओ एस पी, तो क्योंकि यहाँ से हमको यू भी प्राप्त हो जाएगा, तो त्रिभुज ले लेते हैं ओ ए पी में। हमको आधार पता है और ये लंब पता है, क्योंकि लंब सब में कॉमन होगा, तो इसलिए लंब ले लेंगे और आधार लेंगे। तो लंब बटा आधार किसका त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू होता है, तो tan का होता है। तो tan अल्फा बराबर हो जाएगा क्या, ए पी बटा, आप देखिए ओ पी आधार, ओ पी का वैल्यू क्या होगा, यू। ओ पी का वैल्यू जो होगा वो यू होगा, और माइनस में होगा क्योंकि ये आपतित किरण इधर है, माप रहे हैं इधर से हम लोग, इधर विपरीत दिशा में, तो माइनस हो जाएगा। परंतु देखो जब व्यास छोटा है, परंतु tan अल्फा जो होगा ये बराबर होगा किसके, अल्फा के। तब अल्फा बराबर हो जाएगा ए पी बटा माइनस यू को। ठीक है, इतना आपका आ रहा है। देखो यहाँ से अल्फा का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। अब हम लोग निकाल लेते हैं किसका, बीटा का वैल्यू। तो बीटा का वैल्यू निकालते हैं, तो बीटा का वैल्यू हमको यहाँ है बीटा। और अगर हम लोग त्रिभुज आई ए पी ले लेते हैं, आई ए पी समकोण, तो हमारा यहाँ से मिल जाएगा वी भी। तो त्रिभुज ले लेते हैं, कौन सा, आई ए पी, आई ए पी में। अब आई ए पी में आपको क्या मिल जाएगा, तो वहाँ भी आपको tan ले लेना होगा, tan बीटा बराबर ए पी बटा माइनस वी, क्योंकि ये भी विपरीत दिशा में आप आ जा रहा है, और ये भी क्या होगा, बीटा के बराबर होगा। तो ए पी बटा माइनस वी, ज़्यादा दिक्कत होगा तो यहाँ पर आप लिखिए, चूँकि tan बीटा बराबर होगा
बीटा की, क्योंकि वहाँ पे बताया गया कि द्वारक को बहुत छोटा मान के बताया जा रहा है। यहाँ से आपको बीटा का वैल्यू पता चल गया, ठीक है, यहाँ से हम लोगों को बीटा के वैल्यू भी पता चल गया। अब हमारा बचा क्या, गामा, और वहाँ से आर भी मिल जाएगा। तो त्रिभुज कौन सा, CAP में, अब ले लेते हैं हम लोग कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज CAP में। CAP में आप देख रहे हैं कि यहाँ भी हम लोग tan ले लेते हैं, tan गामा बराबर AP बटा आपका क्या हो जाएगा R, ये भी माइनस में, परंतु यहाँ भी गामा बराबर होगा AP बटा माइनस R के। तो गामा का मान भी निकल गया, चूँकि लिख लीजिएगा tan गामा बराबर है लगभग गामा की, ठीक है। तो यहाँ से हमारा निकल गया क्या, अल्फ़ा बीटा और गामा। तो अल्फ़ा बीटा गामा का मान निकल गया। हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा का गामा यहाँ पर रख देंगे, बस हमारा जो है सूत्र प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं पहले यहाँ पर। तो अल्फ़ा बीटा का गामा रख देते हैं। तो ऊपर का ये पार्ट थोड़ा सा मिटाते हैं, क्योंकि जगह थोड़ा कम होने के कारण जो है इसको हम मिटाना पड़ेगा। तो इसको हम मिटा देते हैं, ये चीज़ मिटा दिया जाता है। अब क्योंकि यहाँ पे मिटाना इसलिए ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि इसको हम बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, थोड़ा बड़ा लिखने के कारण जो है ये ज़्यादा हमको मिटाना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चों का कमेंट था, बच्चे बोल भी रहे थे कि कुछ जो है छोटा हो रहा है और क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए हम अब की बार क्या किए, इसको बड़ा लिख रहे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण नंबर 4 में, समीकरण नंबर 4 में अल्फ़ा बीटा गामा का मान रखने पर, अब मान रखेंगे तो देखो यहाँ पर क्या क्या है, N1 माइनस N2 है और गामा है। तो गामा का मान क्या निकला है, देखो AP बटा माइनस R बराबर, वहाँ देखो क्या है, N1 है और अल्फ़ा है। अल्फ़ा का वैल्यू जो कि निकला है AP बटा माइनस U, माइनस ऑलरेडी यहाँ पर है, माइनस देखो बीटा का वैल्यू है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और N2 AP बटा माइनस V हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को अब यहाँ पर लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह थोड़ा सा कम है। और एक चीज़ देख रहे हैं यहाँ पे N1 माइनस N2 AP बटा माइनस R बराबर, यहाँ पे AP कॉमन मिल जा रहा है, और जब AP कॉमन मिल जाएगा तो बचेगा क्या, N1 माइनस U और प्लस N2 बाई V। AP से AP कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, N1 माइनस N2 बाई माइनस R इक्वल टू N2 बाई V माइनस N1 बाई U, ठीक है। अब ये प्लस में हो गया, प्लस को लिख दिया, माइनस वाला माइनस को लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये वाला पार्ट नीचे वाला मिटा देते हैं, बाकी क्वेश्चन हमारा यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये तो हमारा प्राप्त हो गया यहाँ तक तो ये हमारा सही है। अब हम लोग मान लेते हैं यदि n इक्वल टू N2 बाई N1 है, तब क्या होगा कि समीकरण में दोनों पक्षों में क्या करते हैं हम लोग, जो भी माना गया था समीकरण नंबर 3 तक माना गया था, क्योंकि अल्फ़ा आई R हो गया था, फिर हम लोग को जो है मान रख दिए थे उसमें। तो चलिए इसको मान लेते हैं, या इसी में देखो डायरेक्ट हम भाग दे देते हैं। इस इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं अगर उस 4 रहा होगा तो ये 5 हो जाएगा, देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि मिटा दिए तो अब स्पष्ट नहीं है। तो मान लेते हैं अगर 4 रहा होगा तो इसको 5 मान लेते हैं। तब समीकरण नंबर 5 में क्या करते हैं, N1 से भाग दे देते हैं, भाग देने पर, N1 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो अलग अलग भाग देते हैं, N1 बाई N1 हो जाएगा, माइनस N2 है बाई N1 से भाग दिया गया है, और ऑलरेडी यहाँ पर माइनस R है, ठीक है। इधर भी ऐसे हो जाएगा, N2 बाई N1 से भाग हो गया, और बटा में V है, और माइनस N1 बाई N1, और यहाँ पे क्या रहेगा, U ऑलरेडी है। N1 से N1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा 1 माइनस N2 बाई N1 होता है N बाई माइनस R, यहाँ पे N2 बाई ये हो जाएगा N V माइनस N1 से N1 कैंसिल हो जाएगा 1 बाई
यू हो जाएगा। तो ये आपका प्राप्त हो गया। अब इसको हम पहले माइनस कामन ले लेते हैं, माइनस कामन लेंगे तो हो जाएगा n1 माइनस 1 बाई माइनस आर बराबर n बाई वी माइनस 1 बाई यू। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो बचा वही आपका हो गया n माइनस 1 बाई आर इक्वल टू n बाई वी माइनस 1 बाई यू। तो दोस्तों ये हमारा क्या सूत्र हो गया। अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का जो सूत्र होता है यही सूत्र हमारा होता है। तो ये सूत्र हमारा जो हुआ कंप्लीट हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कहीं पर किसी को दिक्कत होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उसको अगले वीडियो में पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।